नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने सीडीपी का पूरा क्लासेस शुरू किया है, जिसका कुछ पार्ट हम लोगों ने कल पढ़ा था। अध्याय 2 का समाजीकरण अध्याय का पहला पार्ट को हमने कल कंप्लीट किया और आज हम लोग समाजीकरण के दूसरे पार्ट का तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारे सामने बात आता है समाजीकरण। समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाजीकरण का अर्थ है कि हम समाज में किस तरह से चलते हैं, हम समाज में किस तरह से ढलते हैं, हमारे व्यवहार समाज के प्रति कैसा है, इसी को दिखाता है समाजीकरण। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हमारा नंबर आता है पालन पोषण। सबसे पहले क्या नंबर आता है? पालन पोषण। कहा जाए बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है, उसी के अनुसार बालक भावनाएं विकसित हो जाती, बालकों में भावनाएं विकसित हो जाती है। मतलब सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कि पालन पोषण जिस विद्यार्थी का या जिस बालक का जैसा होगा, उनका भावनाएं उस प्रकार ही विकसित हो जाएगा। जिस प्रकार की उनकी पालन पोषण होगी, उसी प्रकार की भावनाएं उनमें विकसित होगी। क्योंकि उसमें वातावरण जो रहता है उनका, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है इन्वायरमेंट का गहरा प्रभाव? जैसे अगर हम गांव में रहते हैं तो हमारे गांव की जो माहौल है उस अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, हमारी जो व्यवहार है उस अनुसार बनती है। अगर हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो हमारी जो व्यवहार है उस प्रकार की बनती है कि शहरी क्षेत्रों में हमको कैसे जिया जाता है, क्योंकि हम उस माहौल में, उस वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है एडेप्टेशन, अनुकूलन, तो हम उसी तरह से अनुकूल हो जाते हैं, है ना। तो पालन पोषण में समाजीकरण का गहरा प्रभाव बालकों में पड़ता है। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का क्या अर्थ है? सामाजिक शिक्षण का अर्थ है सामाजिक शिक्षण प्रारंभ परिवार से होती है और जहां पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से शिक्षा ग्रहण करता है। सामाजिक शिक्षण मतलब होता है, हम लोग इसके पहले भी जब हम लोग फर्स्ट अध्याय को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था सामाजिक शिक्षण के बारे में, वहां भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उसका प्रारंभिक शिक्षा कहां पे होती है? अपने परिवार से होती है। प्रारंभिक शिक्षा कहां से होती है? अपने परिवार से होती है। कैसे परिवार से होती है? तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा जैसे करते हैं उनके व्यवहार को देखकर चीजों को सीखते हैं, अपने भाई बहनों से सीखते हैं, एवं परिवार के अन्य सदस्य जैसे व्यवहार करते हैं उनके व्यवहारों को देखकर सीखते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है? देखकर सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होता है ना। वही चीज यहाँ पे कहा गया है सामाजिक शिक्षण में। सामाजिक शिक्षण प्रारंभ परिवार से होती है जहां पर बालक माता पिता, भाई बहन एवं अन्य सदस्यों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे सदस्य बर्ताव करेंगे वैसे उन लोगों को उस तरह का शिक्षा मिलेगा। साथ ही उस समय में जो बालक होता है वो बहुत ही जिज्ञासु होता है, देखकर सीखने वाले होते हैं, है ना। चलिए अगले नंबर पे आता है हम लोगों का पुरस्कार। अगले नंबर पे आता है पुरस्कार एवं दंड। अगले नंबर आता है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड। तो पुरस्कार एवं दंड में क्या है कि जब बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तथा पुरस्कार देते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड दिया जाता है। अब क्या कह रहा है? जब बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार, जब बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे ना। अगर वो सामाजिक तत्वों में, सामाजिक चीजों में भाग लेता है, उस तरह की कार्य करता है जिसमें सामाजिक मान्यताएं हो, जिसमें क्या हो? सामाजिक मान्यताएं हो, समाज के जो आदर्श हैं, समाज के आदर्शों का पालन करें तो लोग क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही इसके विपरीत अगर आप सामाजिक आदर्शों का त्याग देते हैं, सामाजिक आदर्शों को त्याग देते हैं, कोई बालक अगर सामाजिक आदर्शों को त्याग देते हैं, उनके मान्यताओं को त्याग देता है, मतलब समाज के आदर्शों के खिलाफ जाकर कोई कार्य करता है, तो लोग क्या करते हैं? उसे लांछन लगाते हैं, उस पर उन्हें अच्छे बुरे भले कहते हैं और साथ ही उन्हें दंड भी देते हैं। उसको क्या देते हैं? दंड भी देते हैं। तो हमारी जो समाजीकरण को प्रभावित कौन करता है? तो पुरस्कार और दंड, ये भी हमारे समाजीकरण को प्रभावित करता है या बालक के समाजीकरण को
प्रभावित करता है। इसमें और कुछ कारक हैं जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए कुछ और कारक हैं, कुछ और कारक है उसको हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर में हो गया वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक्स गुण के अनुसार भी उनमें समाजीकरण प्रभावित होता है, ठीक है, वंशानुक्रम। पांचवें नंबर पे हो जाएगा स्कूल, वंशानुक्रम के बाद स्कूल। छठे नंबर पे आ जाएगा स्कूल के बाद क्या आ जाता है, परिवार, परिवार। सातवें नंबर पे क्या आ जाएगा, बालक का साथी, बालक का साथी। जैसा साथी होगा संगत में रंगत निखरता है, ठीक है, बालक का साथी। आठवें नंबर पे पड़ोस, पड़ोसी जो है आपका पड़ोस, आस पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। 9 नंबर पे हो गया समुदाय, पड़ोस के बाद हो गया समुदाय। 10 नंबर पे हो गया, 10 नंबर पे क्या हो जाएगा, धर्म, ठीक है। तो इन सारे चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हो गया पालन पोषण, दूसरे पे आ जाता है हम लोगों का सामाजिक शिक्षण, पालन पोषण के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, सामाजिक शिक्षण। तीसरा पे आता है पुरस्कार एवं दंड। चौथा पे आता है वंशानुक्रम, जेनेटिक्स गुण, जैसे मम्मी पापा का जो जेनेटिक्स गुण है उसी के अनुसार उनका भी समाजीकरण होता है। तो चौथा हो गया वंशानुक्रम। पांचवा हो गया स्कूल, बच्चा परिवार से सीखने के बाद कहां पहुंचता है, स्कूल में पहुंचता है, तो स्कूल में उसका समाजीकरण होता है। तो स्कूल पांचवा हो गया स्कूल। छठा हो गया परिवार, परिवार में होता ही है, परिवार में तो उसका पालन पोषण हुआ और परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा भी उनका समाजीकरण होता है, तो परिवार। अगला आता है हम लोगों का बालक का साथी। अगला नंबर आता है क्या, बालक का साथी, मतलब बालक का साथी जिस प्रकार होगा, दोस्त जिस प्रकार का होगा, संगी साथी जैसे होंगे उनका समाजीकरण उसी प्रकार का होगा, उसका दृष्टिकोण भी उसी तरह का बनेगा। क्योंकि हमें कहा जाता है संगत में रंगत निखरता है, अच्छी संगत मिले तो इंसान बनेंगे, बुरी संगत मिले तो बुरे इंसान बनेंगे। इसीलिए कहता है कि बालक का साथी भी समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे है पड़ोस। आगे क्या है, पड़ोस। पड़ोस, आस पड़ोस की जो वातावरण है, आस पड़ोस का जो वातावरण है, अड़ोसी आस पड़ोस के जो वातावरण है, तथा जो आपके पड़ोसी लोग हैं उनका भी गुण आपके अंदर आता है, मतलब बालकों के अंदर आता है ना। जैसे उसका पड़ोसी व्यवहार करते हैं वो उनके साथ उसके व्यवहारों को सीखता है, क्योंकि हमेशा बालकों में एडेप्टेशन का गुण होता है, अनुकरण करता हुए एक दूसरे चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसका अनुकरण करता है। चलिए अगला है आप लोग हमारा समुदाय। जिस समूह से रहते हैं हम लोग, जिस समुदाय से रहते हैं, तो समुदाय का भी गुण बालक के समाजीकरण में आ जाता है। जिस समुदाय से रहते हैं उस समुदाय का भी गुण उसके समाजीकरण में आ जाता है। अगला आता है हमारा धर्म। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है धर्म। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि धर्म के नाम पे विभेद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो आपका समाजीकरण है उसमें धर्म का भी हाथ बहुत ही गहरा रहता है। धर्म का हाथ क्यों गहरा रहता है, क्योंकि धर्म आपके क्या करते हैं, आपकी जो परंपरा है, रीति रिवाज, उसमें बांध कर रखती है। परंपरा रीति रिवाजों से धर्म बांध के रखती है। तो जैसे ही बालक उस चीज को देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, उस प्रकार से उनका समाजीकरण भी होता है ना। जिसमें अलग अलग धर्मों के जो बालक हैं, जिनके परिवार अलग अलग धर्म मानते हैं, उनके अनुसार उनका समाजीकरण उस प्रकार से होती है वो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समाजीकरण जो है ये बहुत आसानी से हमने समझा पाया होगा। तो आगे हम लोग कुछ अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर करते हैं। समाजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं कि चेस तथा कार्ड कैसा खेल है। चेस जो शतरंज होता है, चेस और कार्ड किस प्रकार का खेल है, तो चेस और कार्ड किस प्रकार खेल है, तो इसमें दिमाग का यूज करना पड़ता है, मस्तिष्क का यूज करना पड़ता है, बुद्धि का यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको बौद्धिक खेल कहते हैं। और जहां पे शरीर का यूज करना पड़ता है उसको शारीरिक खेल बोलते हैं। ठीक है, जिस वैसे खेल जिसमें शरीर का
क्रियाकलाप जुड़ा होता है उसको शारीरिक खेल बोलते हैं, और वैसी खेल जिसमें मस्तिष्क का प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है, उसको बौद्धिक खेल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है। परिवार किस प्रकार का साधन है? तो अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है। कैसा? अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि हम जो परिवार से सीखते हैं उसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो मिलती नहीं है। तो जिस चीज में कोई सर्टिफिकेट मिलती है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है। और हम लोग औपचारिक शिक्षा कहाँ पे होती है? तो हमारी औपचारिक शिक्षा स्कूलों में होती है। स्कूल, कॉलेज, इन सारे जगहों पर क्या होता है, शिक्षा संस्थानों में हमारी औपचारिक शिक्षा होती है और अनौपचारिक शिक्षा हमारे परिवार में होती है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, मतलब जटिल मतलब वो बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ होता है वो उम्र, बहुत ही जटिल, और साथ में क्या होगा, जटिल भी होगा और सघन होगा, मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्र में होगा, बहुत ही बड़े क्षेत्र में समाजीकरण जो होता है, बड़े क्षेत्र में समाजीकरण होता है। किस उम्र में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था। जब किशोरावस्था, तो किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था में बच्चों में क्या होता है, बालकों में भावनाओं का बदलना। ठीक है। उनमें क्रोध भी बढ़ता है, भावना बढ़ता है। तो इस प्रकार की वो एज जो होती है, किशोरावस्था की उम्र जो होती है, ये क्या होता है? तूफानों से भरा हुआ है। क्या है वो? तूफानों से भरा हुआ उम्र है ना। तो इसीलिए कहा जाता है किशोरावस्था में समाजीकरण जो है वो बहुत ही सघन और गहन होता है और जटिल होता है। गहन मतलब बहुत ही विशाल रूप से होगा और जटिल होगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। कहता अल्पवयस्क बच्चे मतलब जिसका उम्र कम है, छोटे बच्चों के साथ अभिभावक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? अभिभावक का भूमिका क्या होना चाहिए? उनके जो अधिगम मतलब होता है शिक्षा, लर्निंग। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। जब छोटे बच्चे सीखते हैं तो उसमें अपने पेरेंट्स का, अभिभावक का किस प्रकार का भाव होना चाहिए, मतलब किस प्रकार उनकी व्यवहार होनी चाहिए। तो उनकी जो व्यवहार है, उनकी व्यवहार संवेदनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संवेदनात्मक होनी चाहिए। संवेदनात्मक मतलब उनको संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों ने कुछ पूछा, क्योंकि बच्चों में जो क्वेरीज होती है, उनकी जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चे तो सवाल पूछेंगे, वनाब सनाब सवाल पूछेंगे आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डांट दिया जाए, उनको प्रेम से समझाया जाना चाहिए, उनको अच्छे से समझाया जाना चाहिए, क्योंकि उसी समय वो क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। उसी समय उनका समाजीकरण होता है, उसी समय उनका बौद्धिक विकास सबसे तेजी से होता है, बौद्धिक विकास सबसे तेज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अल्पवयस्क बच्चे जब अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसा होना चाहिए? तो अभिभावक की भूमिका संवेदनात्मक होना चाहिए, संवेदनात्मक होना चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक अधिगम आरंभ होती है कहां से? सामाजिक अधिगम, समाज से जो हम जब जुड़ेंगे तभी तो हमारी सामाजिक अधिगम होगा। अधिगम मतलब सीखना। तो सामाजिक अधिगम कब होता है? जब हम समाज से जुड़ेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं कि संपर्क से। सामाजिक अधिगम कब से शुरू होती है? तो संपर्क से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? तो संपर्क से सामाजिक अधिगम शुरू होती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, समाजीकरण है तो समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण जो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण हम किसको कहेंगे? तो समाजीकरण वैसे स्थिति को कहेंगे जहां समाज के मानदंडों के साथ हम क्या करेंगे? अनुकूलन करेंगे, है ना। समाज के मानदंडों, जो मापदंड है उसके साथ अनुकूलन, मतलब समाज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार खुद को ढालना, समाज के साथ खुद को ढाल लेना ही समाजीकरण है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये वीवीआई सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान में रहना चाहिए। याद कर लीजिए सवाल को कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम विकास कहा जाता है। विकास किसको कहा जाता है? हॉर्लक के अनुसार विकास किसको कहा जाता है? तो हॉर्लक के अनुसार विकास कहा जाता है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का विकास, व्यवहार की योग्यता का अधिगम विकास, अधिगम का विकास कहा जाता है। अधिगम को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप जो उसका अधिगम होता है, उस अधिगम का विकास को, अधिगम को विकास करते हैं। तो ये सिद्धांत दिया किसने था? तो हॉर्लक के सिद्धांत के अनुसार। किसके सिद्धांत के अनुसार? हॉर्लक के सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन
का अधिगम विकास कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सवाल अच्छे लगे होंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। कुछ और सवाल करेंगे हम लोग। तो चलिए कुछ और सवाल है। तो अगला सवाल है, विकास के समाजीकरण, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, सॉरी, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एरिक्सन ने। किसने किया है? एरिक्सन। किसके द्वारा किया गया? एरिक्सन के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीटेट जेटेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विकास के मनोसामाजिकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, मतलब शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक वातावरण में क्या? समायोजन एवं अनुकूलन। अनुकूलन होना चाहिए, एडॉप्टेशन होना चाहिए, समायोजन मतलब एक के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, समायोजन एवं अनुकूलन को ही क्या कहा जाता है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से यही तात्पर्य है। ठीक है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट जेटेट सभी के लिए, इसको भी नोट डाउन कर लें। साथ ही अगला सवाल है हमारा आत्मचेतना का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मचेतना का सिद्धांत। ठीक है, तो आत्मचेतना का सिद्धांत किसने दिया था? आत्मचेतना का जो सिद्धांत है वो मीड का सिद्धांत है। आत्मचेतना का सिद्धांत किसने दिया है? तो मीड ने दिया है। मीड का सिद्धांत को ही आत्मचेतना का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। आई होप आप लोगों को लिख लिए होंगे। तो आज हम लोगों ने अध्याय 2 को कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग अध्याय 3 में जाएंगे। अध्याय 3 में हम लोग क्या क्या करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले जीन पियाजे, कोलसबर्ग और बायोगॉट्स्की के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 3 में क्या पढ़ेंगे? जीन पियाजे, कोलसबर्ग और बायोगॉट्स्की के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके सीटेट हो या जेटेट हो, किसी भी टेट में सवाल पूछे जाते हैं, इनके सिद्धांतों को जरूर पूछा जाता है। तो कल का क्लास आप लोग जरूर अटेंड करें। साथ ही जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, तो हमारे निरंतर इस तरह की जो सीडीपी की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।